ऑयल प्राइसेस जो हैं अभी हम उनको नीचे आता देख रहे हैं। सीज फायर से पहले ऑयल की प्राइसेस थोड़ा सा बताइएगा कि किस हद तक गई और अभी ड्रॉप हो रही हैं, और एक तरफ सीज फायर भी चल रहा है, तो ये सिचुएशन कितनी एट ईज हो चुकी हुई है। उसके बाद फिर ऑयल सेक्टर एंड में चला कि यूएस ऑयल भी नीचे आया, तो ऑयल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। ओडीटी सीपीपीएल आखिरी 10 मिनट के अंदर अच्छा चले। रिफाइनरी सेक्टर वॉज टू गुड, मजबूत था। हबको ने अच्छा परफॉर्म किया, जो कि पॉइंट ऐड करता है। एंग्रो होल्डिंग 290 के ऊपर आ चुका। खबर आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, तो वहां से क्योंकि ऑयल की सप्लाई होती है 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल, 67 68 से ऑयल चढ़ना शुरू हुआ था, 116 120 तक गया साल के तौर पे। तो अब आप परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हैं, तो अब अगर ये 80 से नीचे आता है, तो जहां से चढ़ना शुरू होता है उसके करीब आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा नीचे ड्रॉप हो रहा है। जो उसका हाई था उससे काफी ड्रॉप हो जाएगा ये, विच इज अ गुड थिंग। थोड़ा सा बताएं फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, इज अ गुड टाइम टू एंटर द मार्केट अगेन। देखिए, जहां तक आपने बात की ना आपके सवाल में एक चीज से, रिटेल इन्वेस्टर्स, इफ दे आर इन्वेस्टर्स दे वुड इन्वेस्ट एनी डे। कल इन्वेस्ट करने से बेहतर आज इन्वेस्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एपिसोड 7 ऑफ PSX रोजनामा। मुझे साथ ज्वाइन कर रहे हैं शो में मुफीज अजीज और मोइस शहजाद। शो को शुरू करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा वीक में 4 बार जो है PSX रोजनामा आता है और फ्राइडे को PSX हफ्तानामा होता है। लेकिन अब PSX हफ्तानामा आपको लाइव देखने को मिलेगा संडे इवनिंग के टाइम में। चलते हैं वापस शो की तरफ। मोइस, पहले आप बताइएगा काइंडली कि मार्केट की परफॉर्मेंस आज की कैसी है। मार्केट की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, 4000 पॉइंट प्लस। आखिरी 10 मिनट से पहले की बात करता हूँ तो 3300 3400 पॉइंट के करीब मार्केट प्लस थी, और आखिरी 10 मिनट के अंदर 4500 पॉइंट्स का हाई लगाया मार्केट ने। आखिरी 10 मिनट में ही तकरीबन 1000 से 1200 पॉइंट इंक्रीज हुए थे मार्केट के अंदर, क्योंकि हर तरफ न्यूज़ चल रही थी कि सीज फायर होने वाला है, कंफर्म है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया XYZ। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद फिर हमारे पास कंफर्मेशन आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, और उसके बाद हमने ऑयल को बहुत ही स्पीड से नीचे जाता हुआ देखा, बहुत ही तगड़ा नीचे गया, और $81 के पास यूएस ऑयल ट्रेड कर रहा है, और 80 का लो लगाया था इसने, 80.5 का समथिंग। और मार्केट के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि कल रात को क्रूड ऑयल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, $94 के पास गया था, और फिर सुबह जब मैंने उठ के देखा तो वापस से 90 या 89 के पास आ चुका था, तो लग रहा था कि पॉजिटिव होगी मार्केट। और कल रात वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यूबीएल बैंक का रिजल्ट अच्छा है, और यूबीएल बैंक एक बड़ा बैंक है जिसके पॉइंट्स बिलियन डॉलर से ऊपर की कंपनी है, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी इंडेक्स में अच्छे खासे ऐड होते हैं। तो यूबीएल बैंक का रिजल्ट अच्छा है, तो सारी बैंकों की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा। जब एक का रिजल्ट आ गया, एक चीज मटेरियलाइज हो गई, तो उसके बाद तमाम बैंकों पे इम्पैक्ट आया, और तकरीबन 2000 के करीब पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के प्लस था आज मार्केट में सुबह से। उसके बाद फिर ऑयल सेक्टर एंड में चला, क्योंकि यूएस ऑयल भी नीचे आया, तो ऑयल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। ओडीटी सीपीपीएल आखिरी 10 मिनट के अंदर अच्छा चले। रिफाइनरी सेक्टर वॉज टू गुड, मजबूत था। हबको ने अच्छा परफॉर्म किया, जो कि पॉइंट ऐड करता है। एंग्रो होल्डिंग 290 के ऊपर आ चुका, मतलब जंग से पहले भी 290 नहीं था, जो जंग से थोड़े टाइम पहले जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था तब 300 के पास था, 305 310, और उसके बाद इतना नीचे चले गया था 260 250 के पास। और अब जो है जंग खत्म भी सही से नहीं हुई और वापस 290 पर आ गया, तो अच्छी रिकवरी पूरी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली। यूबीएल बैंक का रिजल्ट की वजह से सारे बैंकों के अंदर अच्छा प्रेशर आया, और अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर बाइंग रही विथ वॉल्यूम्स 1 अरब 40 करोड़ के वॉल्यूम थे पूरी एक्सचेंज के अंदर, केएससी ऑल इंडेक्स के अंदर और केएससी 100 इंडेक्स के अंदर 70 करोड़ शेयर का वॉल्यूम। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी बाइंग हुई आज मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक है मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। थोड़ा सा बताइएगा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं अभी हम उनको नीचे आता देख रहे हैं। सीज फायर से पहले ऑयल की प्राइसेस थोड़ा सा बताइएगा कि किस हद तक गई और अभी ड्रॉप हो रही हैं, और एक तरफ सीज फायर भी चल रहा है, तो ये सिचुएशन कितनी एट ईज हो चुकी हुई है, और थोड़ा सा आगे आपको क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी, देखिए, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, तो वहाँ से क्योंकि ऑयल की सप्लाई होती है 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल, तो एक प्रेशर उसकी वजह से था कि जब तक वो बंद था आपकी प्राइसेस स्पाइक करी थी या स्पेकुलेट हो रही थी। अब वो खुल गया, मटेरियलाइज हो गया, तो हमने प्राइस ड्रॉप देखा ऑयल के अंदर। पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली इसलिए अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान इज एन इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री। हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो जितना हमारा अगर अभी 80-82 के करीब ऑयल जो है ट्रेड हो रहा है एज ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर ये 80 से नीचे आ जाता तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट होता था। क्योंकि अब हम ये देख सकते हैं कि 67 68 से ऑयल चढ़ना शुरू हुआ था, 116 120 तक गया साल के तौर पे। तो अब आप परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हैं, तो अब अगर ये 80 से नीचे आता है, तो जहां से चढ़ना शुरू होता है उसके करीब आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा नीचे ड्रॉप हो रहा है। जो उसका हाई था उससे काफी ड्रॉप हो जाएगा ये, विच इज अ गुड थिंग। और पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे जो करंट अकाउंट है उस पर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और हमारी करेंसी भी स्टेबल रहेगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अपनी ऑडियंस हमेशा हम उनको कहते हैं कि कमेंट्स में कंपनीज बताएं, और हम आपसे पूछेंगे कुछ कंपनीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले साजियो का बता दें।
साजियो तो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है और साजियो की रिकवरी अगर देखी जाए तो बहुत ही जल्दी आई है। 1500 रुपए का लो लगा लिया था, 2400-2500 रुपए के करीब का हाई था और 1500 रुपए का लो लगाते तो हर तरफ ये चला था कि साजियो का क्या होगा और आज की डेट की बात करता हूँ तो 2233 रुपए चल रहा है, अपने हाई से सिर्फ 10% नीचे रह गया है। ठीक है, तो वो अच्छी रिकवरी आई है, ऐसी गाड़ियाँ सेल हो रही हैं अच्छी खासी और गाड़ी के अंदर कोई एज़ सच कंप्लेन भी नहीं आई कि गाड़ी के अंदर कोई मसला है या कस्टमर सर्विस जो है वो कंपनी की वो भी स्ट्रॉन्ग है, सेल्स अच्छी हो रही है, 1000 से ऊपर महीने की गाड़ियाँ बिक रही हैं। तो साज़ी तो अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहे क्योंकि अब स्टेबल कंपनी हो गई है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर जो प्राइस की जो अप डाउन है, मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपने इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप 3000, 4000, 5000 के लिए भी इसको रख सकते हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द हम इसको स्प्लिट होता हुआ दिखेंगे या तो फिर बोनस शेयर कंपनी अनाउंस कर सकती है कि शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है और आम पब्लिक की रीच से बाहर हो गया। तो हो सकता है स्प्लिट हो जाए ये शेयर। बिल्कुल ठीक है। मुफीज़ मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एफएफसी के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। एक तो उन्होंने अपनी जो सोने यूरिया की प्राइसेज़ हैं वो भी बढ़ा दी हैं, ₹125 आपसे हमने कल भी एफएफसी का आपने एनालिसिस हमें दिया था। थोड़ा-सा एफएफसी का बताएँ कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपको कैसे नज़र आ रहे हैं और इस प्राइसेज़ बढ़ाने से इसकी शेयर प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं? अच्छा, देखिए एफएफसी की जो प्राइसेस भी बढ़ी वो फ्यूल की वजह से उन्होंने वो पास ऑन किया। हर जो कंपनी होती है वो प्राइस जो है हमेशा कंज्यूमर पे पास ऑन करती है। उसकी वजह ये होती है कि कंपनी कभी भी अपने पे वो बर्डन नहीं लेती। वो प्राइसेस जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसके अंदर फिर वो एडजस्ट हो जाता है। तो जहाँ तक आपने बात की एफएफसी की, कंपनी इंटैक्ट है अपने फंडामेंटल्स को लेके, सेल्स को लेके। सेल्स के हमने नंबर्स इसके पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किए थे। ग्रोथ थी, मैंने आपको बताया था मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर कंपनी की ग्रोथ है। जहाँ तक बात है, अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर में कोई डिफेंसिव स्टॉक को रखना चाहते हैं, दैट इज एफएफसी फॉर यू, क्योंकि कंपनी स्टेबल है। और डिफेंसिव का मतलब ये होता है कि जब आपके कोई क्राइसिस आ जाते हैं या कोई इकोनॉमिक टर्मोइल आता है, उसकी वजह से कंपनी बहुत ज्यादा नहीं गिरती। तो अगर आप चाहते हैं आपका पैसा एक स्टेबल कंपनी में पार्क हो, तो आप फर्टिलाइजर में एफएफसी वुड बी योर पिक। आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, ऑल्दो का डिविडेंड यील्ड कम है, लेकिन अगर आप इसको ऐड करते हैं कैपिटल गेन के साथ, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, एक स्टेबल रिटर्न आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे आप बताइएगा फास्ट केबल्स के बारे में। फास्ट केबल भी अच्छी कंपनी है, पाकिस्तान की बड़ी केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, केबल सप्लाई करती है, सेल्स अच्छी हैं और कंटिन्यूअसली इंक्रीज भी कर रही हैं। तो फास्ट केबल भी अच्छा है लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर मैंने इसे उतना अच्छा कैपिटल गेन देता हुआ नहीं देखा, लेकिन ये चलेगा तो एक साथ अच्छा गेन दे सकता है, इसके अंदर चांसेस अच्छे मौजूद हैं। तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वो कंपनी नहीं है जिसके अंदर आप अपना पूरा कैपिटल डाल दें। कैपिटल का 2-3% आप इसके अंदर अगर लेके रखना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल। जी, इसके साथ टीपीएलपी और एनएमएल के बारे में भी बता दें। देखिए, निशात मिल्स की पहले बात कर लेता हूँ मैं। निशात मिल्स क्योंकि जैको का शेयर है इसके पास, जैको का डायरेक्टली नहीं है। जैको गाड़ियाँ आपको पता है अच्छी सेल्स हो गई और आज न्यूज़ भी आई थी कि 5000 गाड़ियों की डिलीवरी हो गई। J7 हो, J5 हो या अमोड़ा की कोई सी भी गाड़ी हो, XYZ, टोटल 5000 गाड़ियों की डिलीवरी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जो कि अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए। तो उसका शेयर जैको और अमोड़ा का डायरेक्टली जो शेयर है वो है निशात पावर और निशात चुनिया पावर के पास। और निशात चुनिया पावर और निशात पावर का जो शेयर है वो निशात मिल के पास है, तो निशात मिल के पास भी इनडायरेक्टली जो अदर इनकम होती है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा इसका प्रॉफिट हमारे पास। प्लस निशात मिल के पास और भी अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के होल्डिंग है जिसके अंदर सीमेंट भी आ जाता है, बैंक्स भी आ जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो निशात मिल का और जो अपना बिज़नेस है टेक्सटाइल का उसके अंदर भी प्रॉफिटेबल है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो निशात मिल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड भी देती रहेगी और कैपिटल गेन के भी अच्छे चांसेस मौजूद हैं। जंग से पहले 210 का हाई था और उसके बाद 120 या 130 रुपए के अराउंड का लो लगा दिया था इसने। अच्छी रिकवरी देखी है हमने इसके अंदर। मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप इसको लेके चलते हैं तो आपको अच्छा गेन दे सकता है निशात मिल्स। बिल्कुल ठीक है। एटलस बैटरी से रिलेटेड भी सवाल है, इन्वेस्टमेंट के लिए और सा लॉन्ग टर्म हुँ। के हवाले से थोड़ा-सा बता दें। एटलस बैटरी का मैं अगर बताऊँ तो मुझे पर्सनली मैं इतना बैटरी के अंदर काम नहीं करता जो पार्ट एंड एक्सेसरीज़ होती है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स अगर मैं देखता हूँ, अर्निंग्स देखता हूँ तो अर्निंग्स बेहतर हैं। कभी लॉस आता है, कभी प्रॉफिट आता है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड ओवरऑली हम देखते हैं तो सेल्स थोड़ी बेहतर हो रही थी इसकी पहले। 2025 के अंदर इसकी कुछ सेल्स गिरी हैं, लेकिन ओवरऑल गुड कंपनी है। शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आया हो तो कैपिटल गेन के अच्छे चांसेस मौजूद हैं इसके अंदर। और आपने टीपीएलवी का पूछा तो टीपीएलपी एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, इसके पास होल्डिंग्स हैं, 38% टीपीएलपी रीट फंड है उसकी होल्डिंग है और ज़मीन है इसके पास, वहाँ पे प्रोडक्शन चल रही है, बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पर। तो जब वो प्लांट कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो सेल होगा तो अच्छा प्रॉफिट, अच्छा कैपिटल गेन आपको दे सकता है। टीपीएलपी में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर रिस्क एपेटाइट आपकी है, क्योंकि ये जो शेयर मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे शेयर होते हैं जो आपको परसेंटेज में रिटर्न नहीं देते, मल्टीप्लायर रिटर्न देते हैं। मतलब आपकी जो पैसा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो 5 गुना 10 गुना हो सकती है, इनके अंदर चांसेस होते हैं अच्छे। तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल का थोड़ा पार्ट इसके अंदर डाल सकते हैं।
ठीक है, इस पे जो आप जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि ये लो, मॉडरेट या हाई रिस्क होगी, तो ये बता दीजिए। और इस पे जो कैपिटल गेन का आप बता रहे हैं, ये प्रोजेक्शन आप कितने टाइम की बता रहे हैं कि इसमें कैपिटल गेन अच्छा मिल सकता है? देखिए, जो इस तरह की कंपनीज होती है ना, जो ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, जिनके अंदर ग्रोथ के अच्छे खासे चांसेस मौजूद होते हैं, तो इनके अंदर आप एटलीस्ट 2 साल 3 साल का रखेंगे, तो फिर जो है वो अच्छा गेन आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई 5 10 ईजी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मुकेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। हमने देखा कि डिफरेंट सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया रैली के अंदर। इसके अंदर सीमेंट सेक्टर भी था। तो थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर को एनालाइज कीजिए। आप डिफरेंट कंपनीज भी सीमेंट सेक्टर के अंदर रेकमेंड करते हैं, तो जरा इस सेक्टर का एनालिसिस कर दीजिए नंबर्स के हवाले से सीमेंट सेक्टर को। जी देखिए, सबसे पहले तो सीमेंट सेक्टर जो है वो सिक्लिकल है। इस पे आपको इकोनॉमी के नंबर को भी देखना पड़ता है, आपको इसके डिस्पैचेस के नंबर को भी देखना पड़ता है और कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखना पड़ता है, क्योंकि उसी से आप कंपनी को रीरेट भी करेंगे और उसकी देखेंगे कि वो प्राइस एंड चीजें हो रही हैं, उस कंपनी में नहीं हो रही। तो इस तरह समझते हैं कि हमारे पास सिक्लिकल सेक्टर में अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी हो जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो, डिफेंसिव साइड पर हो, लेट्स से आई से कि उसका डेट कम हो, उसको हार्ट सिमेंट है, गरीबवाल सिमेंट है, चिराग सिमेंट है, ये वो कंपनीज के कोई हाईली लेवरेज कंपनीज नहीं है, स्टेबल है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देख सकता आप इसमें, एक स्टेबल तरीके से कंपनी स्लो स्लो आप इसका अगर नंबर्स के साथ इंटैक्ट रहे, डिस्पैचेस को देखते रहे, तो दीज वुड बी 3 कंपनीज जो कोई हाईली लेवरेज कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कैपिटल गेन की अट्रैक्शन भी रहे और वो कंपनीज जो जब सेक्टर परफॉर्म करते हैं तो उन कंपनीज की रिफ्लेक्शन पहले कहाँ पे नजर आती है, तो उन कंपनीज में आपको लकी सीमेंट मिलता है, मेपल लीफ सीमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में है, डीजी खान सीमेंट, जैसे मुझे ने बताया ना कि निषाद ग्रुप जो है वो निषाद ग्रुप इटसेल्फ जो है वो न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ गाड़ियां वो लेकर आए। अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कंपनी, अगर निषाद मिल पेरेंट कंपनी ना होती और एको जो कंपनी है जो लेकर आई है वही लिस्टेड होती, तो हम सिर्फ उसको शायद परफॉर्म होता हुआ देखते। जैसे साजियो है, जब साजियो हैवेल को लेकर आया तो सिर्फ साजियो ने परफॉर्म किया क्योंकि उसके साथ कोई सब्सिडीज उसकी या अटैच कंपनीज नहीं थी। इस केस में ये होता है कि निषाद इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो आप देखते हैं जी, डीजी खान सिमेंट है, निषाद मिल्स है, निषाद चुनिया पावर है, एमसीबी है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो इसी तरह एक्सपोर्ट भी करता है डीजी खान सीमेंट, न्यूज में भी है। तो इन 3 कंपनीज में आपको एक अच्छा जो कहते हैं ना स्पाइक या एक अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है, जिसमें लकी सीमेंट है, मेपल लीफ सीमेंट है। मेपल लीफ सीमेंट फैसल बैंक को भी एक्वायर कर रहा है, मेपल लीफ ने पहले पाइनियर को किया, तो उसकी वजह से भी एक अट्रैक्शन आपने देखी। फिर डीजी खान सीमेंट है। तो ये 3 होंगी वो कंपनी जो आपको एक कैपिटल गेन इंस्टेंटली जब सेक्टर चलेगा वो देगा। एंड देन उसके बाद अगर आप कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं, कुछ स्टेबल हो, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन और वो लेवरेज कंपनीज है, तो उसमें आपके पास चिराग, गरीबवाल एंड देन कोहाट, ये कंपनीज आ सकती हैं। एक और चीज ये है कि हमने जब बजट आएगा तो पीएसडीपी फंड को भी देखना है। पीएसडीपी फंड इज बेसिकली जो आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है फंड। उसमें होता है कि कितना पैसा एलोकेट किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। हमने ये देखने कि मुल्क में कितने डैम बन रहे हैं, कितनी सड़कें बन रही हैं, क्योंकि उससे आपको खपत पता चलेगी। अंदर आपको आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ में कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है या साउथ में कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है, तो कितनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की डिमांड है। देन आप उस कंपनी को देखते हैं कि किसको कहते हैं ना ठेके मिल रहे हैं, किसकी कितनी सेल्स हो रही है, कौन कितनी न्यूज में आ रही है, कौन कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, किसका सीमेंट बैग किस प्राइस को डिस्काउंट दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। उस तरह पर आप रिफ्लेक्ट करेंगे जब पीएसडीपी फंड एलोकेट होगा अभी बजट में, तो आप उसके अंदर देखेंगे उसकी बैलेंस शीट को फिर आप रिव्यू करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होंगे वो बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट करेंगे पैसे, तो आप फिर उसके अंदर एक और री रेटिंग देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा आपसे ही नेक्स्ट सवाल है कि अभी हमने मार्केट को देखा कि एक बुलिश मोमेंटम हमने ऑब्जर्व किया मार्केट के अंदर। बहुत से ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं जब मार्केट काफी नीचे थी तो उन्होंने पैनिक सेल के अंदर अपना जो चीजें हैं वो सेल कर दी। तो अभी जब वो दोबारा एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो अभी मार्केट में एंट्री लेना ठीक है या कुछ ऐसा तो नहीं? कुछ लोग यूं भी सोचते हैं कि नहीं, शेयर प्राइसेस काफी ऊपर चली गई हैं, इंडेक्स अब ज्यादा बढ़ गया है। तो थोड़ा सा बताएं फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, इज अ गुड टाइम टू एंटर द मार्केट अगेन? देखिए, जहां तक आपने बात की ना आपके सवाल में एक चीज से, रिटेल इन्वेस्टर्स, इफ दे आर इन्वेस्टर्स दे वुड इन्वेस्ट एनी डे। कल इन्वेस्ट करने से बेहतर आज इन्वेस्ट कर लें। डेफिनेटली जो रेट्स आपने देखे वो रेट्स शायद वापस ना आए और हो सकता है आ जाए, ठीक है। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक ही बार आपको इस तरह की सिचुएशन मिलती है कि आपको एक पैनिक मिलता है, जैसे हमने पाकिस्तान इंडिया की जंग में देखा, हमने ईरान एंड यूएस की टेंशंस में देखा। पैनिक में लोग बेचते हैं क्योंकि शायद उनको लगता है दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब आप इमोशनल डिसीजन करते हैं तो आप रैशनैलिटी को खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं ना आपके इमोशंस विन यू ओवर। तो आप रैशनल रह नहीं सकते, आप नंबर्स को खत्म कर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको फैसल बैंक 90 पे अच्छा लग रहा है तो 70 पे बुरा क्यों लग रहा है? हम यही बात करते हैं ना। तो अगर वो इन्वेस्टर है और उसने बेच दिया, डेफिनेटली प्राइसेस अपने लो से तो बढ़ गई। एंड लो भी वो नहीं है कि वो कोई ऑल टाइम लो है। मैंने तो 40 पे भी फैसल बैंक को देखा हुआ है, तो मेरे लिए तो 70 पे भी वो बढ़ा हुआ ही था, लेकिन 70 से आगे 90 पे भी गया। तो अगर तो आप चाहते हैं वापस 70 पे मिले,
इस तरह 10% 20% जैसे कंपनीज ने लोअर लॉक लगाने शुरू किए थे, वो तो शायद अभी नहीं होगा। अपने लो से जो अभी इस जंग में लगा है, उससे तो आपको ऊपर ही थोड़े मिलेंगे, लेकिन ये है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ की जगह होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपैरेटिवली कम हो जाता है, क्योंकि जब आप एक चीज लो पे देख लेते हैं ना, तो आप कहते हैं यार इतना तो ये बढ़ गया है, मुझे वापस इस पे मिले तो मैं ले लूं, आपकी कन्विक्शन बिल्ड हो जाती है। लेकिन आप अपनी कन्विक्शन को इंटैक्ट रखें, आप अभी भी थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करें, तो आपके लिए अभी भी अट्रैक्टिव रेट्स हैं। कोई कंपनीज अभी भी अपनी, जब देखिए मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज है ना, वो बिजनेस रोकती नहीं है, ठीक है। तो हालात जैसे भी हो, वो कंपनियां, जो सिमेंट है वो सिमेंट बेचेगी, जो बैंक है वो डिपॉजिट लेगा, जो दवाइयां हैं जो दवाइयां बिकेंगी, तो कंपनी अपना बिजनेस नहीं रोकती। तो कंपनी का शेयर प्राइस अपनी बैलेंस शीट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी शुरू करें। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि अब वापस ये वाला रेट नहीं मिलेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो फिर आपको एक टाइम पे 90 पे भी फैसल बैंक आपको, आप रिग्रेट कर रहे होंगे कि अब तो ये 120 हो गया, काश मैं 90 पे ले लेता। तो ये चीज जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है फिर क्रिएट ही होता रहेगा। तो आप फिर ऐसे रेट पे जंप इन कर लेंगे जहां से फिर वो करेक्शन लेनी शुरू कर देगा। तो कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आने वाले हफ्ते के लिए थोड़ा सा एनालिसिस दे दीजिए कि किस तरह मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हैं। देखिए, आने वाला हफ्ता अगर अभी तक का बता दो तो मार्केट तो मंडे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है मुझे, क्योंकि अभी मेरे सामने क्रूड ऑयल खुला हुआ है और 79.5 पे आ चुका है, तो 80 भी ब्रेक कर दिया और 78.97 का यूएस ऑयल ने लो लगा दिया अभी। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आती है मार्केट के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 दिन है और 2 दिन ज़्यादा दिन होते हैं, कुछ भी एनीथिंग कैन हैपन। आपको पता है वीकेंड में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मंडे को ही हमने लोअर लॉक या अपर लॉक खुलते हुए देखा ज़्यादातर। तो 2 दिन के अंदर अगर कुछ नेगेटिव नहीं होता है तो मार्केट मेरे हिसाब से 10,000 पॉइंट इजीली प्लस हो सकती है मंडे वाले दिन, क्योंकि जितना ऑयल गिरा है, यूएस ऑयल $10 गिर गया, जो कि 10-11% बनता है इन अ डे, तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट लेगी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। अब इन्वेस्टर्स ने क्या करना है, जो लोग डर के एग्जिट कर गए थे जंग की वजह से, तो देखें, ये बात तो सच है कि अब रिस्क रेशियो थोड़ा यहाँ बढ़ गया है, रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा कम हो गया है, जैसे कि कंपैरेटिवली 1,44,000 या 1,50,000 या 1,60,000 जब मैं कहता था, तब वहाँ पर रिस्क रेशियो बहुत कम था, रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता था। मतलब अगर आप लाख रुपए लगाते तो आपके आने के 2 लाख हो सकते हैं, जाने के सिर्फ 20,000 50,000 तक हो सकते थे। लेकिन अभी यहाँ से जाने के भी जो है 50,000 हो गए हैं और आने के भी 50,000 ही रह गए, तो रिस्क रेशियो बढ़ चुका है। लेकिन स्टिल आप कॉशियस रह के काम कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो आइटम मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक आप ले सकते हैं। लोटे केमिकल का मैंने बताया था, जो कि आज अपर कैप लगा, ठीक है? आज 4,000 पॉइंट प्लस थी। ऐसी मार्केट नहीं थी कि हर आइटम कैप लगे, लेकिन लोटे केमिकल कैप लगा। तो अगर आपने छोटी क्वांटिटी में भी किया होता, कम क्वांटिटी के अंदर भी विद अ स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं करा, उससे सीधा वन साइड ऊपर गया है। इसके अलावा एसटीएल की मैंने कल कॉल दी थी आपको, तो वो भी आई थिंक 59 समथिंग में मैंने कॉल दी थी और 61 समथिंग का हाई लगाया और आज भी ₹60 के अराउंड ही क्लोज हुआ है। तो मार्केट अच्छी है, मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छी ही लगती है, लेकिन आप एक बात ये नोट करें कि आज से 2 महीने अगर हम निकाल देते हैं, 1,90,000 पे आपको मार्केट अच्छी लग रही थी, कोई वजह होगी ना। इकोनॉमिक फ्रंट पे सारी चीज़ें पॉजिटिव थी पाकिस्तान की, कोई नेगेटिव इश्यू नहीं था, कोई भी मसला नहीं था, ना इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, सारी चीज़ें सही थी। ठीक है? तो अब आज 2 महीने के अंदर क्या चेंज हुआ इकोनॉमिक फ्रंट पे? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस ये है कि पॉसिबल है कि थोड़े टाइम के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाए पाकिस्तान का, 1 क्वार्टर बढ़ा हुआ है, 1 क्वार्टर इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, पेट्रोल की प्राइस थोड़ी महँगी होगी, लेकिन सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएँगी, जंग खत्म हो रही है, ऑयल प्राइसेज़ नीचे आएँगी, तो हर चीज़ स्टेबल हो रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी इतना कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया कि वहाँ से आपको ज़्यादा मार्केट नीचे मिले। तो स्टिल अपने हाई से 1,91,000 से मार्केट तकरीबन भी है, 20,000 पॉइंट नीचे है, 17,000 पॉइंट नीचे है वैसे। तो अगर यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट के अंदर आपको अच्छी जगह मिल जाएगी कैपिटल गेन की और 1,91,000 तो अब मेरे ख्याल से छोटा टारगेट हो गया। हमें तो नए टारगेट की तरफ जाना है, जो कि हमारा 2.5 लाख का टारगेट है या फिर 2,20,000 इंशाल्लाह जून एंड तक। पहले सबको रियलिस्टिक नहीं लग रहा था हमारा टारगेट, अब शायद सबको रियलिस्टिक लगना शुरू हो जाए और आज की न्यूज़ के बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है और उसके बाद ऑयल जो नीचे आया है, तो सबको अब रियलिस्टिक लग रहा होगा कि 2,20,000 जून एंड तक आ सकता है और 2.5 लाख दिसंबर एंड तक भी आ सकता है। क्या पता इससे भी ज़्यादा आ जाए। लेकिन मार्केट में पॉजिटिव रह के ही काम करेंगे तो ही आप पैसा कमा सकेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी के अंदर आप ना ही ज़िंदगी में चल सकते हैं और ना ही मार्केट में आप लंबा चल सकते हैं। पॉजिटिव होंगे, होप्स हाई होंगी आपकी, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में कमा लेंगे पैसा। बिल्कुल ठीक है। मैं मूवीज आपसे लास्ट सवाल करना चाहूँगा। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, उनको हमने डिक्लाइन होता हुआ देखा है। तो मैं इन्वेस्टर्स के हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन जब हमने रैली के अंदर देखा तो टेक्सटाइल सेक्टर ने उस तरह पॉइंट्स कंट्रीब्यूट नहीं किए कंपेयर टू बाकी सेक्टर्स। जिन लोगों ने टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, शुड दे शिफ्ट टू अदर सेक्टर्स या दे शुड बी देयर जब तक के बेटर रेट्स नहीं आते कंपनीज के? देखिए, अगर तो
अगेन अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो मुझे ही नहीं पता कि आपका एग्जैक्टली फाइनेंशियल गोल क्या था, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट हम बोलते तो हैं बट देयर ऑलवेज बीन इन द स्ट्रगलिंग फेज, मतलब उसके अगेंस्ट सारे सेक्टर चल जाते हैं। यानी आज आप बात कर रहे हैं सीमेंट भी एक्सपोर्ट करने की, आज से पहले आप बात करते थे सिर्फ टेक्सटाइल और आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करने की, आज आपका सीमेंट भी एक्सपोर्ट हो रहा है, आज आप बात कर रहे हैं हम कल को फार्मा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो वे इस सारे कंपटीशन में कहाँ पे रह गया वो एक्सपोर्ट सेक्टर की जो एक नॉइस थी कि जी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू बी इक्विप्ड, अपने शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट में लेना, कंपनीज की बैलेंस शीट्स को मजबूत करना, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये चीज हम अगर रखें कि एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर है, डॉलर पेमेंट आएंगी, बट जब आप उसको डॉलर पे भी ट्रांसलेट करते हैं और लेट्स आपके पास डेट भी है और बाकी मसले भी हैं, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, तो आप सस्टेन कैसे करेंगे? अभी आपने देखी होगी न्यूज आई थी, जो आपका रियल एक्सचेंज करेंसी रेट है, जो रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट होता है, वो 105 पर आया था। अच्छा ऐसा नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपकी 100 से ऊपर करेंसी होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो इंपोर्ट है वो इजी होगी और एक्सपोर्ट मुश्किल होगी, महंगी होगी एक्सपोर्ट। मिसाल के तौर पे आप टेक्सटाइल सेक्टर में हैं और आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली महंगी है बांग्लादेश के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। व्हाई वुड एनीबॉडी चूज पाकिस्तान ओवर जिसकी प्राइस कम है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। क्योंकि आपकी एक शर्ट, मिसाल के तौर पे मैं बड़ी जेनेरिक बात कर रहा हूँ, आपकी शर्ट 100 रुपए की है और 100 रुपए की शर्ट महंगी है क्योंकि आपके कंपेटिटर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 70 रुपए की दे रहे हैं। तो आपकी एक्सपोर्ट महंगी है और आपकी इंपोर्ट सस्ती है। तो आपकी अगर 100 से नीचे आती करेंसी, तो आपकी फिर जो एक्सपोर्ट होती है वो कंपेटिटिव होती है। तो ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अपने आप को कोप अप करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। अगर आपने शेयर्स रखे हैं, अगेन अगर आपने अच्छी कंपनी, अगर निशात मिल जाए मिसाल, तो वो तो जो आपकी डोमेस्टिक है वही बहुत अच्छा कर रही है, बट लेट्स से अगर आप फंसे हुए सेक्टर में, सो आई वुड सजेस्ट थोड़ा थोड़ा आप इसमें से निकल के 10% 15% आप बाकी सेक्टर्स में मूव करें। इवन अगर आप जब तक बेचेंगे नहीं, अपने पैसे को मूव नहीं करेंगे, गॉड नोज बहुत सारे लोग इस चक्कर में टेक्नोलॉजी में भी फंसे हुए, एक्सपोर्ट करती है, नंबर्स आते हैं, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कोविड में हमने एक रैली देखी, उसके बाद हमने देखा सब मामला ठंडा हो गया, उसके बाद चल नहीं पा रहा। मार्केट चलती रहेगी, मार्केट 50,000 के लेवल से पहले लाख पे, लाख से 1.5 लाख पे, सब मार्केट ने करेक्शन भी ले ली, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, बट बहुत सारी कंपनीज वहीं पे खड़ी है। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड, आप अगर 10-15% बेचना शुरू करेंगे ना, आपको पैसा घुमाने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपका लॉस जब रिकवर कोई और सेक्टर करके देगा ना, सीमेंट चल रहा है, सिक्लिकल है, ऑटो चल रहा है, ऑटो को आप देखें रिकवरी देखें, इवन दो कि सिक्लिकल सेक्टर है, रिकवरी उसने करेक्शन के बाद, जैसे मुझे साजियों की बात की, उसने दे दी। अब जब थोड़ा थोड़ा पैसा मूव करेंगे, आपकी रिकवरी उन कंपनीज में जो हम भी बता रहे हैं या आप खुद भी पढ़ रहे हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो आप उन कंपनीज में जब अपना थोड़ा बहुत लॉस रिकवर कर लेंगे, तो आप बाकी पैसा भी ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगेन आप फंसे रहेंगे, मार्केट चली जाएगी और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो वहीं पे खड़ी रह जाएगी, सब कुछ चलेगा सिवाय आपके आइटम के। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग द शो। हमने कोशिश तो की कि आपके जितने भी सवाल थे वो हम अपने गेस्ट से जरूर पूछें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी संडे को लाइव PSX हफ्तानामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।